कृषि उपज का वायदा कारोबार एक ऐसा बाजार जहां मौसम का मिजाज और हवाओं के रुख से भी तय होते हैं बाजार की चाल। प्रोडक्शन, डिमांड और स्टॉक की मौजूदगी को लेकर हमेशा यहां अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। आमतौर पर अफवाहों को हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन पिछले एक महीने से एक अफवाह की वजह से बाजार की सेहत पर बेहद खराब असर पड़ा है। कारोबार तो घटा ही है, कमोडिटी की कीमतों में तेज गिरावट भी देखने को मिली है। चना और मकई जैसी कमोडिटीज एमएसपी के नीचे कारोबार करती दिखाई दी हैं। दरअसल 2011 में नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने वायदे पर सवाल उठाए थे। उसी रिपोर्ट का हवाला देकर कुछ लोग मार्केट को डरा रहे हैं, लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, यही समझने के लिए लेकर आए हैं हमारी एक खास पेशकश। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वायदा बाजार आयोग के चेयरमैन रमेश अभिषेक, एनसीडीएक्स के एमडी समीर शाह, सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया और साथ ही इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के चेयरमैन प्रवीण डोंगरे से भी करेंगे बात। आप सभी का स्वागत है। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटर खुद है, मैं आपसे डिटेल में इस पर चर्चा जरूर करूंगी रमेश जी, लेकिन बजोरिया साहब सबसे पहले आप अगर हमें ये बता सकें कि बाजार में पिछले 1-2 दिनों में जिस तरह के झटके लगे हैं, वॉल्यूम्स बुरी तरह से नीचे आना, 3% की गिरावट कुछ कमोडिटीज में बिना किसी वजह, आपको कोई खास ट्रिगर या रीजन दिखाई दिया है? देखिए, मेरे ख्याल से ये अननेसेसरी का पैनिक जनरेट हो रहा है और मार्केट में जिस तरह की कुछ क्वार्टर्स में रूमर है कि नई गवर्नमेंट जो है वो कमोडिटी फ्यूचर्स और स्पेशली एग्री फ्यूचर्स को लेके शायद एडवर्स डिसीजन लेने का सोच सकती है, तो उसको लेके कुछ लोग इस चीज़ को प्ले अराउंड कर रहे हैं। बट मेरे पर्सनल ख्याल में आप पूछें तो कमोडिटी फ्यूचर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत सही स्टेप है और हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। और इसी से हम देख रहे हैं, जब से फार्म प्रोडक्ट्स का कमोडिटी फ्यूचर शुरू हुआ है तब से बहुत सारे हमारे जो इम्पोर्टर्स है, एक्सपोर्टर है, प्रोसेसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्हें हेज करने का अपनी पोजीशंस को मौका मिला है। आज हम वर्ल्ड में देखते हैं कंपनी जैसी बंगे है, कारगिल है, एडीएम है, जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की बिग कॉरपोरेशंस है और जो 100 साल से अपना काम कर रही है, वो सब कॉरपोरेशंस में एक बोर्ड रेजोल्यूशन होता है कि हम हमारी जो इतनी ओपन पोजीशन से सब हेज रखेंगे फ्यूचर्स में, और उनको फ्यूचर्स अवेलेबल है अमेरिका में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, चाइना में। इसीलिए वो कंपनियां अपनी रिस्क को हेज कर पाती है और इसीलिए वो कंपनियां सर्वाइव कर रही हैं, 100 साल तक इस मार्केट में ट्रेड कर पा रही है। आज हमें फ्यूचर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ इंडिया में न हो तो हर 2-5 साल में मार्केट में एक इतना बुरा झटका लगता है प्राइस तेजी और मंदी का कि कंपनी उठ जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरत है फ्यूचर्स की। 2-3 दिनों में जो गिरावट आई है उसकी कोई खास वजह नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत डर ही था। एक एक्सचेंज के नाते क्या आपने किसी तरह की मैनिपुलेशन देखी है या फिर एक प्राइमरीली स्पेक्युलेटिव रिएक्शन ही रहा है? मैनिपुलेशन तो हमने बिल्कुल नहीं देखी है। हमारे हिसाब से 2 चीज़ प्ले कर रही है फिलहाल करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स में। एक तो जो संदीप जी ने जो बताया कि एक थोड़ा सा एक फियर मार्केट में फैला हुआ है, उसके कारण जो रिफ्लेक्शन हो रही है मार्केट में वो दिख रही है। और दूसरा एक फंडामेंटल फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मार्केट तो एक मैसेंजर है और ये मैसेंजर का किस तरह का मैसेज देता है, जो फंडामेंटल फैक्टर्स जो मार्केट में दिख रही है उसका मैसेज मार्केट को देता है वो। तो एक बेरिश ट्रेंड, एक सप्लाई जो है आ रही है, पिछले मई में बहुत ज्यादा सप्लाई आई हुई है चने में स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल एज कंपेयर टू मई लास्ट ईयर। तो आप मई लास्ट ईयर के नंबर्स देखिए, ऑलमोस्ट जो की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया में, राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटका है, जो चने के मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, उसमें ऑलमोस्ट 50% ज्यादा आवक आई हुई है मंडियों में। तो ये 2 चीज़ है एज संदीप जी सेड। एक तो एक थोड़ा सा एक कंसर्न मार्केट में फैला हुआ है कि नई सरकार ऐसा कुछ एक्शन ले सकती है जो कि मिसप्लेस्ड है हमारे हिसाब से, और दूसरा एक फंडामेंटल फैक्टर्स की रिफ्लेक्शन हो रही है। तो ज्यादा आपको लग रहा है कि फंडामेंटल्स प्ले आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका गवर्नेंस ज्यादा है इस प्राइस रिएक्शन में? बिल्कुल जी। संदीप जी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है सोयाबीन के फ्यूचर्स में करीब 3-3.5% तक की गिरावट देखी गई थी। चना में हमने देखा है सप्लाई काफी ज्यादा है। सोयाबीन की फंडामेंटल स्थिति आपको क्या लग रहा है, वही गवर्न कर रही है इस मूव को? यस, डेफिनेटली। हमने देखा सोयाबीन की कीमतें ये साल 3500 से 4850 तक गई थी, तो 300-400 रुपए गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट में आज शिकागो मार्केट अमेरिका की फसल अच्छा शेप ले रही है, अमेरिका का वेदर अच्छा है और अर्जेंटीना ब्राजील की फसल अच्छी तरह से हार्वेस्ट हो रही है, इसको लेके वहाँ भी एक सेल ऑफ है, तो वो शिकागो का सेल ऑफ यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन आज मार्केट वापस स्टेबलाइज हो गया है। आज हम देखें तो सोया ऑयल में और दूसरी चीज़ों में
मार्केट स्टेबल हो रहा है, बिकॉज वहाँ भी कल रात को मार्केट स्टेबल हो गया है और आज ओवरनाइट मार्केट में अमेरिका में प्रोजेक्ट ऊपर है तो इंडियन मार्केट भी ऊपर आ गई। ओके, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि हम अफवाहों को ज्यादा तूल नहीं देते हैं, बाजार की जो करंट स्थिति है उसी की ज्यादा रिपोर्टिंग करते हैं और यहीं पर हमारे जानकार ये भी कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स पर ज्यादा रिएक्शन है। हालांकि कुछ रूमर्स पर बाजार में पैनिक जरूर आया है। एक रेगुलेटर नॉर्मली सरकार के साथ काफी क्लोजली काम करता है। सरकार अगर कोई बड़ी पॉलिसी लाने वाली है, आपसे विचार विमर्श होता है। आप यहाँ पर क्लैरिफाई कर दें, क्या इस बात पर किसी तरह की चर्चा हुई है कि नई सरकार, मोदी गवर्नमेंट कमोडिटी फ्यूचर्स को लेकर, एग्री कमोडिटीज में फ्यूचर्स को लेकर चिंतित है? मैं यहाँ एक बात जिक्र करना चाहूँगा कि पहले फ्यूचर मार्केट को लोग ब्लेम करते थे दाम बढ़ने पर, अब दाम कम हो रहा है तो उस पर भी फ्यूचर मार्केट पर ही ब्लेम हो रहा है। तो इसका यह मतलब है कि फ्यूचर मार्केट जो भी फंडामेंटल्स हैं डिमांड सप्लाई के, उसको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि संदीप जी ने कहा। और मार्केट में प्रॉपर मॉनिटरिंग सर्विलेंस हो, मैनिपुलेशंस नहीं हो, फिजिकल मार्केट के साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, तो फ्यूचर मार्केट ठीक से काम करता है। अदरवाइज फ्यूचर मार्केट में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमारे एफएमसी का मानना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग हमारे स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, चाहे किसान हो चाहे हेजर्स हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अभी नई गवर्नमेंट आई है, हम ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है सरकार के सामने कि फ्यूचर ट्रेडिंग पर कोई भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। डोंगरे साहब, आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपने काफी सालों से इस बाजार को देखा है, ट्रेड किया है, पिछले 2 दिनों में जो बाजार में अनिश्चितता देखने को मिली है या फिर डिस्कम्फर्ट रहा है ट्रेडर्स के बीच, ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं? ट्रेडर्स, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, ये काफ़ी चिंतित है क्योंकि जो मार्केट में जो डाउनवर्ड करेक्शन आया है उसमें ओवर द लास्ट 2-3 हफ्तों से या 1 महीने से हो रहा है, तो वो तो फंडामेंटल रीजंस है। एक तो हमारा जो क्रॉप है, रबी क्रॉप है, ये भी आया हुआ है, इस समय हार्वेस्ट में है। हमारा रुपी जो है काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है, इसमें करीबन 10 से 14% स्ट्रेंथ हुआ है रुपी। और ग्लोबल क्यूज भी है, ग्लोबल मार्केट्स हैव रिएक्टेड डाउनवर्ड्स। तो ये सारे कारणों से ये मार्केट नीचे आ रहा था, पर पिछले जो हम 1 हफ्ते से ये शार्प फॉल जो देख रहे हैं, कई दिन लोअर सर्क्यूट लगे हैं, ये अफवाहों की वजह से हुआ है। ये खास करके राजस्थान से अफवाहें आई हैं और मेरे हिसाब से जो एक फंडामेंटल एसएनडी के हिसाब से जो मार्केट चल रहा था वो पिछले 1 हफ्ते से नहीं चल रहा है। जी, तो ज्यादा ऑफ कोर्स गिरावट की वजह फंडामेंटल रीजंस रहे हैं, लेकिन जैसे रमेश अभिषेक एफएमसी के चेयरमैन, उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई डायरेक्टिव या कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, घबराने की फिलहाल वजह नहीं है कि किसी तरह का कठोर कदम उठाया जाएगा एग्री कमोडिटीज के फ्यूचर को लेकर। हमें यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन किस तरह की दिशा बन रही है अब, क्योंकि काफी ज्यादा वॉइसेस हमारे साथ जुड़ गए हैं जो ट्रेड करते हैं, एक एक्सचेंज है, रेगुलेटर है, फ्यूचर क्या होगा, किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं इस मार्केट को और मजबूत करने के लिए, इसको और यहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए, उस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एग्री कमोडिटीज के फ्यूचर पर चर्चा हो रही है। जिस तरह से एग्री कमोडिटीज में हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, वॉल्यूम्स में हमने देखा है काफी ज्यादा गिरावट आई है। हमारे साथ मौजूद हैं आज रमेश अभिषेक, एफएमसी के रेगुलेटर, साथ ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनसीडीएक्स के समीर शाह से, संदीप बजोरिया और प्रवीण डोंगरे भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो मार्केट का हाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि 2011 में जो रिपोर्ट निकाली गई थी और यूपीए की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें नरेंद्र मोदी अध्यक्ष थे, उस कमेटी की रिपोर्ट में यहाँ पर साफ तौर से तब रेकमेंडेड था कि शायद इस पर विचार हो सकता है कि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के फ्यूचर ट्रेडिंग पर रोक लगा दी जाए, और उसके अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट चीज लिखी हुई थी, फॉर द टाइम बीइंग। तब वो माहौल था 11% से ज्यादा के इन्फ्लेशन का।
अब आपको क्या लगता है एक रेगुलेटर के नाते, जहां पर कल आरबीआई ने खुद का इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके नियंत्रण में आ रहा है, होपफुली एट द एंड ऑफ इट हम 8% और 2016 तक 6% के लेवल तक पहुंचेंगे, इस तरह की किसी तरह के कदम उठाने की जरूरत है? अगर आप फूड इन्फ्लेशन के आंकड़े देखें तो जिन कमोडिटीज़ का या फूड कमोडिटीज़ का ट्रेडिंग होता है फ्यूचर मार्केट में, तो उसमें पिछले 1-2 सालों में दाम काफ़ी कमी हो गए हैं मोस्टली, और जिन चीज़ों के दाम बढ़े हैं उनकी ट्रेडिंग फ्यूचर में मार्केट में नहीं होती है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, फिश, ये सब जो है, और उसी के दाम सबसे ज़्यादा बढ़े। हाँ, ज़्यादा बढ़े हैं। और जो हमारे मार्केट में ट्रेडिंग होती है जैसे चना है या दूसरे एडिबल ऑयल्स हैं, इसके दाम फंडामेंटल्स की वजह से एक्चुअल कम हो गए हैं। फ्यूचर मार्केट के बारे में एक धारणा पहले रही है कि इससे बढ़ते हैं, इसके कारण है कि कई कमोडिटीज़ में कई बार काफ़ी ज़्यादा प्राइस वॉलेटिलिटी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने पिछले 2 सालों में फ्यूचर मार्केट और स्पॉट मार्केट के इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। जैसे हम लोगों ने एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन काफ़ी चेंज कर दिए गए ताकि फिजिकल मार्केट लोगों की सुविधा के अनुसार हो, ताकि वो ट्रेड कर सकें और अपना प्राइस रिस्क को हेजिंग कर सकें। दूसरा, हम लोगों ने जो बायर्स के फेवर में फ्यूचर मार्केट काफ़ी ज़्यादा था, उसको हम लोगों ने लेवल प्लेइंग फील्ड लाया है। वैसे पहले एक्सपायरी के दिन जो ओपन इंटरेस्ट था उसकी डिलीवरी की जा सकती थी एक्सचेंज में, लेकिन उसके वहाँ तब तक दाम बढ़ते रहते थे बाई लॉट ऑफ बाइंग, स्पेकुलेटिव बाइंग। उसको हमने स्टैगर डिलीवरी सिस्टम लाया 15 दिन का, तो जैसे ही सेलर को ये चॉइस मिली कि 15 दिन में कभी भी डिलीवर कर सकते हैं, तो वहाँ एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया और स्पॉट मार्केट से काफ़ी उसका अलाइनमेंट हो गया जी। बड़े बड़े कार्टेल्स की भी एक्टिविटी इस मार्केट में काफ़ी रही है, और उसके सबको जानकारी के बावजूद भी उनकी पोजीशन को लोग क्लब नहीं कर पा रहे थे, वो भी हमने रेगुलेशन चेंज कर दिया और बहुत टाइट मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस हुई है। तो और भी कई सारे कदम उठाए हैं कमीशन ने, इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में कोई भी इस तरह का मेजर प्राइस वॉलेटिलिटी इस मार्केट में हमें नजर नहीं आई है। लेकिन समीर जी, हमने ये देखा है कि प्राइस वॉलेटिलिटी नजर नहीं आई है, लोगों का इंटरेस्ट रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है इस समय कदम उठाया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस माध्यम का इस्तेमाल करने के लिए, वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए? वॉल्यूम्स जो घटे हैं वो प्राइस गिरने के कारण ज़्यादा वॉल्यूम्स घटे हैं, तो क्योंकि एक्सचेंजेस का वॉल्यूम इंडिया में क्वांटिटी टाइम्स प्राइस के हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है, तो प्राइस अगर कम होती है तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम उस हिसाब से कम होता है। तो क्वांटिटी ट्रेडेड इतनी कम हुई नहीं है पिछले 1-1.5 साल 2 साल से। एक प्राइस के कारण जो वॉल्यूम घटा है वो वॉल्यूम घटा हुआ है। वो बहुत सारे प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है, आपने जैसे बताया वैसे, और उसके लिए मार्केट को सेफ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें एफएमसी ने जो वेयरहाउसिंग रिफॉर्म इनिशिएट किया था पिछले 6-8 महीने के पहले, वो काफ़ी हद तक अभी काम कर रहा है। एनसीडीएक्स पे हम लोग ऑलमोस्ट 1 लाख टन की डिलीवरी ऑलमोस्ट हर महीने पे करते हैं, और उसके कारण जो एक स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट की कन्वर्जेंस होती है, उसके कारण भी मार्केट एक मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहती है, और एक निवेशक को कॉन्फिडेंस रहता है कि ये मार्केट ठीक चल रहा है और उसकी प्राइस कन्वर्जेंस और वॉलेटिलिटी नॉर्मल लेवल तक के हिसाब से चल रही है। तो ये सब स्टेप्स बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए कि ये मार्केट सेफ है, वेयरहाउसिंग और डिलीवरी के कारण ये सेफ है। जो क्लबिंग गाइडलाइंस जो एफएमसी ने रिलीज़ किए उसके कारण कार्टेल्स की ऑपरेटिंग जो पहले होती थी वो काफ़ी कम हो गई, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, और एक बैलेंस तरीके से फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करता हुआ मार्केट पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं। अब बजोरिया साहब, क्या आपने देखा है जो कोशिश थी कि स्पॉट और फ्यूचर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लिंकेज हो ताकि आसानी से ट्रेड होता हुआ दिखाई दे, वो एक ट्रेडर के नाते या फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के नाते वो काफ़ी आसान हो गया है, और शायद वो एक वजह होनी चाहिए कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन अब आगे जाकर तूल पकड़े, जोर पकड़े? जैसे रमेश जी ने कहा है, वो स्टैगर्ड डिलीवरी का जो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उससे बहुत इस चीज़ में फ़र्क पड़ा है और इस इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, इसी तरह के इनोवेशन जो हैं वो रेगुलेटर की साइड से जो इनिशिएटिव लास्ट 2 साल से आ रहे हैं, ये इस मार्केट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, एडिबल ऑयल का सवाल है, तो मैं तो कह रहा हूँ पिछले 10 सालों में 10 साल पहले जो एडिबल ऑयल की कीमत थी वही कीमत आज है, तो देयर इज नो इन्फ्लेशन इन एडिबल ऑयल। दूसरा ये कहना है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि किसान को हमने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देनी है उसका फार्मूला चेंज करना है। हमने ये फार्मूला देना है कि उसकी जितनी भी कॉस्ट होती है वो कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट मिला के उसकी प्राइस होनी चाहिए।
जब फार्मर को इतना सपोर्ट देने की बीजेपी ने बात करी है, तो ये फ्यूचर्स मार्केट तो फार्मर्स का मार्केट है। exactly. आज फार्मर ने क्या सोइंग करना है जून में, वो डिसाइड कर सकता है कि भाई अक्टूबर नवंबर में सोयाबीन का भाव क्या है, चने का भाव क्या है, किस चीज दूसरी कॉटन का भाव क्या है, तो मैं कौन सा क्रॉप सो करूं। आज विदर्भा में, महाराष्ट्र में फार्मर है, वो सोयाबीन भी लगा सकता है, वो कॉटन भी लगा सकता है। तो आज फ्यूचर्स के अक्टूबर नवंबर के रेट देख के वो फार्मर एक इन्फॉर्म डिसीजन दे सकता है। अब हमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, यील्ड बढ़ाने की, फिर बाद में एफिशिएंट वेयर हाउसिंग करने के लिए मॉडर्न मंडीज बनाने की, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कोल्ड चेन, ये सब बनाने की बात गवर्नमेंट ने करी है और इसी तरह से एग्री बढ़ सकता है। लेकिन उसके साथ में फ्यूचर्स मार्केट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब पूरे होलिस्टिक सिचुएशन का और होलिस्टिक सोल्यूशन का। आप वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट को निकाल देंगे और आप चाहोगे कि दूसरा आप सब अब्रॉड की टाइप करें, तो पॉसिबल नहीं है। exactly. तो आपको तो ये फ्यूचर्स मार्केट तो एक आपके पास ऑलरेडी है और अच्छी चीज आपके पास है, तो आपको तो उसको बना ही रखना होगा और बना के रखने के ही आपके ऑब्जेक्टिव सफल होंगे। और इसे बनाए रखने के लिए मेजर्स ऑफ कोर्स लिए गए हैं। और इन्फ्लेशन जो है, इट इज मेनली सप्लाई साइड इशू। इंडिया में 126 करोड़ लोगों में बढ़ती इनकम में, खाने पीने के आइटम में कमी रहने ही वाली है। तो जैसे एडिबल ऑयल में उन्होंने इंपोर्ट फ्रीली अलाउ कर दिया, बहुत कम ड्यूटी पे अलाउ कर दिया, वर्ल्ड से चाहिए उतना तेल इंडिया में आ जाता है। इंडिया हैज बिकम लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल इन द वर्ल्ड। उसी तरह से जो हर आइटम को उन्होंने एग्जामिन करना चाहिए, उसका सप्लाई इंपोर्ट से बढ़ सकता तो इंपोर्ट से बढ़ाइए, लोकल से बढ़ सकता तो लोकल प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, उसमें पूरा जोर लगाइए, इसीलिए कोशिश भी वो ऐसे सोल्व होगा। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम वो मॉनेटरी पॉलिसी से या इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम फ्यूचर्स मार्केट को बैन करके नहीं सोल्यूशन निकल सकता है, बल्कि आप और गलत काम कर रहे हैं। पॉइंट टेकन। हमें यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ऑफ कोर्स यहाँ पर डोंगरे साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे। आप बने रहिए सिंधी से आवाज के साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और चर्चा हो रही है एग्री फ्यूचर्स के मार्केट का, भारत में फ्यूचर क्या है। यहाँ पर कई सारे जानकार हमारे साथ हैं। प्रवीण डोंगरे साहब से मैं यहाँ पर सवाल लेना चाहूँगी। यहाँ पर बैठे तमाम जानकारों ने यह साफ कहा है कि वायदे बाजार इस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं, ट्रेडर्स कर रहे हैं। लेकिन डोंगरे साहब, आपके लिहाज से अगर यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ना है, लोगों को इस प्लेटफॉर्म का सही मायने में इस्तेमाल करना है, आप क्या बड़ा कदम देखना चाहेंगे इस समय लिया जाए, चाहे वो नई सरकार ही ले? डोंगरे साहब, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अब दे रही है जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बिग मेजर क्या लिया जा सकता है? इसको कोई भी कमोडिटी ट्रेडिंग में अगर डायनामिज्म लाना है, वॉल्यूम लाना है, तो इसको बिल्कुल ओपन करना चाहिए, इसमें रिस्ट्रिक्शंस हटाना चाहिए। एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे सबसे बड़ा प्रोडक्शन स्टेट चने का राजस्थान है, एमपी के बाद राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, महाराष्ट्र है। अब राजस्थान में स्टॉक रिस्ट्रिक्शंस है चने के, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं स्टॉक रिस्ट्रिक्शंस को, इसका खोला जाए, इसका डायनामिज्म बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सचेंज पे डिलीवरियाँ बढ़ेगी और ओवरऑल वॉल्यूम फ्यूचर्स का भी, ट्रेड का भी, और प्राइस एवोल्यूशन, जो नेचुरल प्राइस एवोल्यूशन सप्लाई डिमांड बेस्ड का होता है, वो भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। जिस स्टेट में प्रोडक्शन है वहाँ स्टॉक रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इससे किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा, उनको नेचुरल प्राइस एवोल्यूशन से रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल नेबरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश या गुजरात में, यहाँ कोई स्टॉक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसे ये जो रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं, इसको एक होलिस्टिक नेचर से देख के इसको एक क्लियर वे फॉरवर्ड प्लान बना के इसको अगर खोल दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, फार्मर लोग इसका बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं। इनको एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है फ्यूचर्स मार्केट, तो ये भी इस बेसिस पे इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया, ट्रेडर्स का होगा। जो सारी सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरर्स है, इनके फाइनेंसर्स, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें से बाजार बढ़ सकता है, इसके वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस इसका हटाना, ओपन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर ऑफ कोर्स हम भी कुछ रिकमेंडेशंस पर लगातार चर्चा करते आए हैं कि एफसीआरए का संशोधन जल्द से जल्द कराया जाए। अभिषेक साहब, आपको क्या लग रहा है इस समय होपफुली बजट में किसी तरह की अनाउंसमेंट बड़ी आती हुई दिखाई दे सकती है कुछ और स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर पर सरकार का फोकस है और एग्री कमोडिटीज पर फोकस है। आपको क्या लग रहा है वो बड़ा मेजर क्या रहेगा एक रेगुलेटर के नाते, ताकि आपकी भी लाइफ थोड़ी बहुत आसान हो इस कमोडिटी मार्केट को और सपोर्ट और फुल ग्रो होता देखने के लिए? मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि फ्यूचर मार्केट तो बेसिकली फिजिकल मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है, मिरर करता है। तो फिजिकल मार्केट में जो भी कमियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो भी फ्यूचर मार्केट में भी आ जाते हैं। तो फिजिकल मार्केट जब ज़्यादा नेशनल मार्केट बनेगा, मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट होगा, वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग होगी, तब जाके ये फ्यूचर मार्केट भी प्रॉपर ढंग से चलेगा, क्योंकि उसमें जो ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो उसमें प्राइस मूवमेंट, प्राइस डिस्कवरी होगी, तो फ्यूचर मार्केट भी उसे डेवलप करेगा। और फ्यूचर मार्केट के लिए ऑफ कोर्स रेगुलेटरी रेजिम को स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। तो ये बात पब्लिक डोमेन में काफ़ी दिनों से है। एफसीआरए का अमेंडमेंट उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कदम है। तो अभी सरकार अभी आई है, इनके सामने में ये बात आएंगी, वो इस पर जो भी उचित निर्णय होगा लेंगे। और इस मार्केट को और डीपर इक्विटी मार्केट्स जैसा गहरा होने के लिए आपको लग रहा है नए पार्टिसिपेंट्स का आना भी जरूरी है शाह साहब? बिल्कुल बिल्कुल, नए पार्टिसिपेंट्स का आना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा करके जो फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जो कि ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो तो हज़ारों पार्टिसिपेंट्स है, हज़ारों नॉन पार्टिसिपेंट्स है जिनको लाना ज़रूरी है। उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट इनोवेशन, उनके लिए सही तरह के प्रोडक्ट्स, रोल प्ले करेंगे। यहाँ इंस्टीट्यूशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो फिजिकल मार्केट के जो एंड यूजर्स है, जैसे मिलर्स है हज़ारों, जैसे हेजर्स है, एक्सपोर्टर्स है, इम्पोर्टर्स है, उन सारों लोगों को जो एंड यूज़र, वो कमोडिटी के एंड यूज़र्स है, उनकी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए दो चीज़ मेरे हिसाब से ज़रूरी है। एक तो एफसीआरए अमेंडमेंट जो एक रेगुलेटरी रिजिम को स्ट्रेंथन करेगा वो ज़रूरी है, और दूसरा प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म, एक नेशनल एग्री मार्केट का जो जिक्र हुआ है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, उसको आगे लिया जाए, उस पर 2 कदम आगे अगर प्रोग्रेस हो तो वो बहुत ज़रूरी होगा फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर यही है कि फ्यूचर मार्केट स्पेशली एग्री कमोडिटीज के लिए काफ़ी मजबूत है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। हाँ, लेकिन इस समय बड़े कदम लेने के लिए भी ये क्षेत्र काफ़ी उत्सुक है। तो उम्मीद है कि आने वाले बजट में उन बड़े अनाउंसमेंट्स की झलक या फिर वो अनाउंसमेंट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।